नया IBN 7 हौसला है। आगे बात आज के मुद्दे की। दिल्ली के लिए हर दिन एक नई जंग है। इन दिनों यहाँ की सियासत आबो हवा में सुबह किसी का पलड़ा भारी होता है तो शाम होते होते कोई और भारी पड़ता नजर आने लगता है। केजरीवाल बनाम LG की अनबन अब आर पार की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है, जहां पर आज विधानसभा में बाकायदा केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। विधानसभा में उस वक्त काफी हो हंगामा हुआ जब अलका लांबा ने केंद्र पर LG को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शल के जरिए बाहर करने का आदेश दे दिया और साथ ही आज CM केजरीवाल ने LG से मुलाकात भी की है, जिसका मकसद उन्हें हाईकोर्ट के आदेश से वाकिफ करवाना था। अभी भी इस महायुद्ध में कई पेचोखम बाकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका संदर्भ भारत सरकार द्वारा 21 मई 2015 को जारी एक अधिसूचना से है। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल बनाम LG की जंग में नए अध्याय का आगाज हो गया। केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। दिल्ली विधानसभा ने खास तौर पर नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए ही 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली सरकार नए जोश से लबरेज नजर आ रही है और ये जोश मिला है हाईकोर्ट के उस आदेश से जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला सुनाया है। यही वजह है कि केंद्र के नोटिफिकेशन पर प्रस्ताव लाते हुए सिसोदिया विश्वास से भरे नजर आए। आज मैं सदन के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि ये जो अधिसूचना है इसके ऊपर ये सदन चर्चा करे और ये सदन उस पर चर्चा करे और विचार करे कि इस असंवैधानिक तरीके से किए गए अतिक्रमण पर क्या ये सदन चुप बैठा रहेगा, क्योंकि ये सदन यहां बैठे हुए सिर्फ 70 लोगों से नहीं बना। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके। सिसोदिया के हमले की पैनी धार के निशाने पर केंद्र रहा। 100 दिनों के कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की भूमिका का बखान करते हुए सिसोदिया ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की। तो अध्यक्ष महोदय, शायद भ्रष्टाचार रोकना, दिल्ली में भ्रष्टाचार का रुकना केंद्र में बैठी हुई सरकार को रास नहीं आ रहा है। इससे पहले इस पूरे विवाद के 2 मुख्य किरदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG नजीब जंग की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आईं। इन 2 चेहरों पर बीते 15 दिन में सबकी निगाह रही है। इनके हर कदम, हर जुम्बिश ने सियासत की बिसात पर न जाने कितने मोहरों की किस्मत तय कर दी, कितने फैसलों को पलट दिया, कितनी नजीरें कायम कर दी। अघोषित महायुद्ध के बीच पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे उपराज्यपाल आवास और 20 मिनट तक LG से मुलाकात की। मुलाकात के बाद LG नजीब जंग बाकायदा केजरीवाल, सिसोदिया और मुख्य सचिव KK शर्मा को बाहर तक छोड़ने आए, हाथ मिलाया। और इसलिए एक बार फिर ये सवाल कि अगर आज हाथ मिले हैं तो क्या कल दिल भी मिल पाएंगे। CM केजरीवाल LG को हाईकोर्ट के उस आदेश की कॉपी दिखाने गए थे जिसके मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का हक है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अधिकारों के मोर्चे पर टकराव की परवाह किए बिना 15 अफसरों का तबादला कर दिया है। इस मोर्चे पर भी जीत केजरीवाल के खाते में जाती दिख रही है। गृह मंत्रालय के हवाले से खबर है कि इन तबादलों पर उसे कोई एतराज नहीं। दिलचस्प बात यह है कि आला अधिकारियों के तबादले के आदेश पर मुख्य सचिव सेवा के तौर पर राजेंद्र कुमार के दस्तखत हैं, जबकि LG ने इस पद पर अनिंदो मजूमदार को बहाल कर दिया था। गृह मंत्रालय के हालिया जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सर्विसेज मामलों पर उपराज्यपाल ही सर्वे सर्वा हैं, लेकिन दिल्ली सरकार सर्विसेज शब्द की व्याख्या अपनी तरह से कर रही है और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को शामिल नहीं मानती। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने 15 अधिकारियों का तबादला खुद ही कर दिया है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है, जिसके निशाने पर केजरीवाल है। धरना प्रदर्शन की राजनीति को बंद करिए। सरकारें सेंट्रल पार्क में नहीं चलती, सरकारें सचिवालय से चलती हैं,
सेंट्रल पार्क में जनता की भलाई के कार्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की कलम से किए जाते हैं। अहंकार और अहम छोड़िए, शासन और प्रशासन पर लगिए। यानी एक पल में तो केजरीवाल एलजी से मिलकर सुलह की तस्वीर बनाते दिखना चाहते हैं, तो दूसरे पल ही विधानसभा में केंद्र के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। इस प्रस्ताव के मायने इसलिए भी अहम हैं क्योंकि अगर हालात इसी तरह जारी रहे तो दिल्ली संवैधानिक संकट की ओर बढ़ती भी दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा में आज उस वक्त काफी हो हंगामा हुआ जब अलका लांबा ने केंद्र पर एलजी को रिश्वत देने का आरोप लगाया और उसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शल के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर जाने का आदेश दे दिया। मार्शल बाकायदा ओपी शर्मा को अपने साथ लेकर बाहर निकलते नजर आए और ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप, क्या हुआ वहां पर जब अलका लांबा ने ये बात बोली और उसके बाद 3 विधायक थे लेकिन हंगामा काफी हुआ? बिल्कुल, देखिए, अलका लांबा ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, उस भाषण के दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि एलजी को रिश्वत दिया गया है और ये सरकार की ओर से दिया गया है। इस बात को लेकर तीनों विधायक जो हैं बीजेपी के, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और वो डिमांड कर रहे थे कि इस तरह से विधानसभा में बात नहीं होनी चाहिए और वो इसे डिलीट करने की मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर काफी नोकझोंक हुई अलका लांबा से बीजेपी विधायकों की और साथ ही स्पीकर से भी। तो स्पीकर ने हालांकि उस बयान को तो डिलीट करा दिया, लेकिन स्पीकर ने बोला कि चूंकि मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं विधायक हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बदले जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एंटी करप्शन के खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया, ये ठीक नहीं है। इस पर बीजेपी के विधायक जो थे वो भड़क गए, ओपी शर्मा, और उन्होंने कहा कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए विधायकों की तरह से, आम विधायकों की तरह से। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा। स्पीकर की तरह लेकिन लोग नाराज हो गए और फिर उसको निकाल दिया गया। संदीप, रोकना चाहूंगी आपको, आप रहिए हमारे साथ। ओपी शर्मा ने क्या कहा इसके बाद वो भी सुनवाते हैं। इसलिए किया कि उस सदन के अंदर लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गवर्नर के, मोदी जी के और लोगों के खिलाफ। हमने उनसे ये कहा कि आप इसको सुनकर इसको सदन की कार्रवाई से निकलवाइए। वो निकलवाने की बजाय उन बातों के ऊपर खुद ही बोलने लगे। तो मेरा उनसे ये निवेदन था कि आप स्पीकर हैं, आप मेंबर नहीं हैं। आप स्पीकर का धर्म निभाएं। अगर मेंबर का काम आपने करना है तो नीचे आके बैठिए। और उसके लिए वो तैयार नहीं और वो आवेश में आ गए। तो चलिए, ओपी शर्मा जिन्होंने कहा कि आज क्या कुछ हुआ विधानसभा में और क्यों मार्शल्स ने उन्हें बाहर निकाला, उसके बारे में बता रहे थे। हम करेंगे चर्चा क्योंकि मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय मैं करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय, कांग्रेस की तरफ से बरखा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका रुख साफ करने के लिए प्रीति शर्मा मेनन हमारे साथ मौजूद है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ कानून और संविधान मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील ऐश्वर्या भाटी हमारे साथ मौजूद है। आर पार की जंग शुरू हो चुकी है और आज का मुद्दा यही है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सवाल नंबर 1, क्या दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव से संवैधानिक संकट की आशंका पैदा हो गई है? सवाल नंबर 2, क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के हौसले बुलंद हैं? सवाल नंबर 3, क्या केंद्र अब इस पूरे मामले से खुद को दूर रखना चाहता है? सवाल नंबर 4, एलजी केजरीवाल मुलाकात के बाद क्या सुलह की संभावना बढ़ी है? और सवाल नंबर 5, क्या अफसरों के तबादले के मसले पर केजरीवाल सही है? फिलहाल चर्चा करेंगे, उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हम चलेंगे आपको वहां भी, लेकिन उससे पहले आज का मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आज का घटनाक्रम हुआ उसमें ये खबर भी साथ ही साथ जोड़ दे कि विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ पेश प्रस्ताव पर चर्चा उस वक्त काफी ज्यादा गर्म हो गई जब आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने एलजी पर महाभियोग का मुद्दा उठा दिया। शास्त्री ने कहा कि बाकी विधानसभाओं की तरह दिल्ली विधानसभा के पास भी एलजी को महाभियोग के जरिए हटाने की ताकत होनी चाहिए।
मैंने ये मांग की है कि ये असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करे कि पार्लियामेंट को ये बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 155, 156 को अमेंड किया जाए, जिससे कि हर स्टेट लेजिस्लेचर में पावर होगी गवर्नर को इम्पीच किया जाए, जिससे कि दिल्ली विधानसभा के तहत जरूरत पड़ने पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इम्पीच करने की प्रोसीडिंग की जा सके। तो चलिए, आदर्श शास्त्री ने ये कहा है कि एलजी को भी महाभियोग के दायरे में लेना चाहिए। हम चर्चा करेंगे, उससे पहले तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर और ये वहां की तस्वीरें हैं और फूलों के साथ स्वागत कर रहे हैं अमित शाह। बीजेपी दफ्तर पहुंचे इससे पहले आपको बता दें कि आज कृषि चैनल का उद्घाटन भी किया और उद्घाटन करते हुए कहा कि किस तरीके से ये चैनल सभी के लिए फायदेमंद होगा और किस तरीके से किसानों को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, एलजी को महाभियोग के दायरे में लाने की बात जो कह रहे हैं आदर्श शास्त्री, क्या ये मुमकिन है, जबकि आप जानते हैं कि आप तो पूर्ण राज्य में नहीं है? ये पूर्ण राज्य या एनसीटी की बात नहीं है। ये बात ये है कि हम एक रिफॉर्म की डिस्कशन शुरू की है। आदर्श शास्त्री एक विधायक होने के नाते उनका ओपिनियन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म आना चाहिए और ये उनके अकेले का रिफॉर्म नहीं, पर वो पूर्ण राज्य में पॉसिबल हो सकता है। वो पूर्ण राज्य में पॉसिबल हो सकता है, वो यूनियन टेरिटरी में पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर उपराज्यपाल खुद रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। वो पूर्ण राज्य में भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नर की इम्पीचमेंट का रेकमेंडेशन किया गया है सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन ने रेकमेंडेशन किया है गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट का और इम्पीचमेंट का, लेकिन ये अभी तक लॉ नहीं बना है और आदर्श शास्त्री का ये अपना ओपिनियन है कि उस लॉ के ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। पार्टी से सहमत है? बस ये महज उनका ओपिनियन है। पार्टी सहमत है? ये अभी फिलहाल उनका ओपिनियन है। ये फिलहाल अभी उनका ओपिनियन है और रिफॉर्म्स पे चर्चा तो हमेशा होनी चाहिए। चर्चा से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। प्रीति, अब बड़ा सवाल ये है कि अब सीधे सीधे ये तो टकराव की लड़ाई हो गई, अब कहां तक पहुंचेगी? क्योंकि आज सुबह ये लग रहा था जब एलजी से मुलाकात करने पहुंचे थे कि शायद सुलह हो सकती है और उसके बाद फिर ये लगने लगा कि नहीं, जब आपने नोटिफिकेशन के जवाब में प्रस्ताव पारित कर दिया तब ये लगा कि नहीं, ये तो आर पार की लड़ाई है। देखिए, ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी। एलजी ने अपॉइंटमेंट खुद की। एलजी और आईएएस ऑफिसर का लेटर पब्लिक डोमेन में आया और ये चर्चा पब्लिक डोमेन में हम नहीं लेके गए। हमें रिएक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे ऊपर जो नोटिफिकेशन थोपा गया, हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और अब ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। चाहे बीजेपी कितना भी कहे ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं, ये रिटन ऑर्डर है हाईकोर्ट का और उस ऑर्डर में क्लियरली कहा गया है कि ना ये नोटिफिकेशन जायज हो सकता है और ना एलजी की दखलंदाजी। उनको एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो बताइए किसके बनाम क्या है ये मैटर? चल के ही काम कर रहे हैं। जी अश्विनी जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट। नहीं, पहले मैं पूरा कर दूं इनके सवाल का जवाब। आप ये देखिए कि आज अटॉर्नी जनरल एक करप्ट कांस्टेबल को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने एक करप्ट कांस्टेबल को बचाने में लगा दिया है। इसके लिए हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। ऐसा क्या जरूरी है कि एक एंटी करप्शन ब्यूरो को एक करप्ट कांस्टेबल से एक्शन लेने से रोका जा रहा है? आज पूरे देश को नहीं, बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है इनकी। ये इनका रिडिकुलस बिल्कुल प्रीति जी सुन लिया, बहन जी सुन लिया, बेबुनियाद है। प्रीति बहन सुन लिया, सुनिए जाएंगे एक कांस्टेबल को बचाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। ये जो निंदा सत्र बुलाया गया है, इसमें कुछ काम की बातें कर लेते हैं। जो बात हो रही है, जो मुद्दा, अरे मैं कह रहा हूँ प्रीति जी सुनिए, देखिए समस्या क्या हो गई है, क्योंकि झूठ बोल के सत्ता मिल गई, इसलिए झूठ के ऊपर इतना भरोसा बढ़ गया। इनको लगता है कि किसी झूठ को बार बार बोलेंगे सच हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। क्या होता है, कोई नकलची लड़का होता है, अगर नकल करके उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो वो सोचता है आगे वाले एग्जाम में भी नकल करके पास होते जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहली बात ये, इनके पास चूंकि 100 दिन की इतनी नाकामी है, 100 दिन पे कहने के लिए कुछ है नहीं, और यहाँ पे एक साल में मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं। इनका 2 एजेंडा चल रहा है। पहला ये, इनकी नाकामी छिप जाए। दूसरा ये, इस तरीके की अगर बात चलती रही, इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप ये बताइए, 15 दिन में जन लोकपाल लाने वाले थे, क्या हुआ? 15 दिन में जन स्वराज पास करने वाले थे, क्या हुआ? फिर आपका एक मंत्री, कानून की डिग्री फर्जी, उस पर कोई आप नहीं बोल रहे हो। आपका विधायक, उसकी डिग्री फर्जी, आप उस पर कोई नहीं बोल रहे हो। आपका एक मंत्री एक किसान को बुलाता है, पेड़ पे चढ़ा देता है, उसकी आप कोई बात नहीं करते हो।
अरे कम से कम इसकी ऐसी भी जांच करा लेते हैं ना। ठीक है, फेक डिग्री की जांच करा लेते हैं, वो आपको नहीं करना है। आप भ्रष्टाचारियों को यहाँ पे संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ पे टैंकर माफिया दुगने दाम पे पानी बेच रहे हैं दिल्ली में। प्रीति आप बॉम्बे में बैठी हैं, आपको दिल्ली की समस्या पता नहीं है। दिल्ली में दुगने तिगने दाम पे टैंकर माफिया पानी ब्लैक कर रहे हैं। संक्षेप में बिजली कटौती बढ़ गई, जिसके घर में इन्वर्टर नहीं था, गरीब इन्वर्टर कहां से खरीदेगा बेचारा। बरखा सिंह जी अपनी राय रख दीजिए, उसके बाद सुभाष जी के पास भी जाना है, अपनी राय रख दीजिए जल्दी से। बरखा जी देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही केजरीवाल जी हैं जिनकी 49 डेज की सरकार के वक्त ये जाके धरने पे बैठ गए थे और इन्होंने कहा था कि हम किसी संविधान को नहीं मानते। तो ये शुरुआत तो वहीं से हो चुकी थी कि संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। जैसे अभी अश्वनी जी ने भी कहा और सारा जग जाहिर है, ये सबको पता, ये महिला विरोधी, ये इनके यहाँ कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, किसी चीज को नहीं मानने वाले लोग हैं। इनकी अपनी मर्जी चलती है, ये हर कुछ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। ये सरासर जो है, मतलब एक इनको आज जो है मैं कहना चाहूंगी, जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं की दुर्दशा हो रही है, इस समय सारी पार्टी को साथ आना चाहिए संविधान को बचाने के लिए। एक नेता एक महिला को यहाँ से वहाँ ले गया। संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है सुभाष कश्यप जी। सुभाष जी, मैं आपसे ये राय जानना चाहूंगी। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप सभी हमारे साथ रहिए, सबकी राय यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन संविधान विशेषज्ञ की राय बहुत जरूरी है। सुभाष कश्यप जी, ये जानना चाहूंगी, क्या दिल्ली विधानसभा के प्रस्ताव से संवैधानिक संकट पैदा होने की आशंका नहीं है? देखिए, दिल्ली की विधानसभा दिल्ली की जनता की प्रातिनिधिक संस्था है और दिल्ली की सरकार के पीछे मैसिव जनादेश है, पब्लिक मैंडेट है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि दिल्ली में एक और सरकार है जो पूरे देश की सरकार है और जिसे पूरे देश का इक्वली मैसिव मैंडेट मिला है। और न केवल पूरे देश का मैसिव मैंडेट मिला है, दिल्ली का भी मैसिव मैंडेट मिला है, तो उसको वो भी सम्मान की अधिकारिणी है। और सुभाष जी, ये हो रहा है, रोकना चाहूंगी आपको, बहुत लज्जाजनक है। इस मामले में आपने सही कहा, मैंडेट मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी को चलिए ध्यान में रखते हैं। लेकिन क्या संविधान से चलेगा राज्य या देश, या फिर मैंडेट से चलेगा? जी, संविधान से चलेगा? मैंने सुना। मेरा सवाल सीधा ये, आपने कहा कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है दिल्ली की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, और दोनों वहीं पर बैठे, लेकिन क्या सरकार मैंडेट से चलेगी या फिर संविधान के हिसाब से चलेगी? सरकार संविधान के अंतर्गत, संविधान के अनुसार ही चलेगी। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक भारत की सरकार है, पूरे देश की सरकार है, उसको भी मैसिव मैंडेट मिला है। और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी बाय डेफिनेशन यूनियन की टेरिटरी होती है, यूनियन के से एडमिनिस्टर टेरिटरी होती है। और प्रेसिडेंट उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन चलाता है जी। तो जो संविधान है उसके अनुसार तो चलना ही होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो संविधान की नितांत अवहेलना हो रही है जी। होना ये चाहिए कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री मिल बैठकर बात करते आपस में और सहयोग के रास्ते से दिल्ली की जनता की सेवा करते। और यही नहीं हो रहा रामकृपाल जी, जिस तालमेल की कमी, हम इसी पर आकर हमेशा बात अटकती है कि अगर दोनों शायद तालमेल बिठाकर बैठते तो शायद आराम से इस तरह का संकट पैदा ही नहीं होता। देखिए, शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है और मुझे तो इस बात का बहुत दुख है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, जो लोग ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को माना जाए, वे ही लोग सबसे पहले उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। अगर केंद्र सरकार ने मान लीजिए कि एक क्लैरिफिकेटरी नोट जारी किया, पहली बात तो यह है कि उसको जो भी आप कह लीजिए झूठ बोलते हैं लोग, वो एक स्पष्टीकरण है, सीधी बात है। मैं कहता हूं कि एक वकील हो सकता है जज से ज्यादा जानता हो, बिल्कुल सुभाष कश्यप जी जज से ज्यादा जानते हो,
लेकिन जब तक वो न्यायाधीश की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं उनकी हर बात राय मानी जाएगी, आदेश तो न्यायाधीश देगा। बिल्कुल। अगर ये लोग चाहते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पत्र को ले जाकर के बता देते कि भाई इस पे आप एक फैसला दे दीजिए, किसके क्या अधिकार हैं। चूंकि दोनों नहीं जाना चाहते हैं, दोनों सब सीधी सीधी एक बात है, सड़क पर जो चीज फैसला होना चाहिए अदालत में वो सड़क पर इसलिए ले जाया जाता है, बता दूं आपको, इसलिए ले जाया जाता है कि उससे वोट बैंक बढ़े। केजरीवाल जी का सिर्फ एक फार्मूला है, उन्होंने पिछली बार 100 दिन पहले जो चुनाव जीता उनको ये सूत्र मिल गया, ये फार्मूला लेबोरेटरी में मिल गया है कि काम काज कीजिए न कीजिए, ऐन मौके पर बेचारा बन जाइए, सहानुभूति जनता की मिल जाएगी। और बेचारा बनने के लिए सबसे जो कद्दावर आदमी है उस पे हमला कीजिए। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी लड़ाई जंग से नहीं है। तो अगर जंग से लड़ाई नहीं है तो आपकी पार्टी उन पर इम्पीचमेंट की बात क्यों करती है? अरे आप सीधे मोदी पर इम्पीचमेंट की बात कीजिए ना, कहिए कि केंद्र ने, और बार बार आप कह रहे हैं कि केंद्र ही है। तो मेरा कहना है कि अगर आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं तो खुलेआम कहिए कि हम इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, कल को आज मोदी से ज्यादा आप सीटें लेके आइए, संविधान बदल दीजिए, यानी कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ। लेकिन बताऊं आपको, जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं वे भी जनता से चुने हुए ही आए थे। और जैसा कि सुभाष कश्यप जी ने कहा, इनको 70 में 67 मिले हैं। सारे सांसदों के मामले में दिल्ली की जनता ने 100% बीजेपी को वोट दिया है। बिल्कुल। तो कृपया ये माने कि 100% जिसको मिला हुआ है, और बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये जो आज कानून बने हैं दिल्ली के, जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं, वो जिन लोगों ने भी बनाया होगा उसमें सारी पार्टियां रही होंगी, और वो इलेक्टेड लोगों ने ही बनाए हैं। उसको चैलेंज सिर्फ आप कोर्ट में कर सकते हैं, सड़क पे नहीं कर सकते। लेकिन कोई जाना नहीं चाह रहा ना दोनों में से कोर्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये सारी लड़ाई क्या हो रही है कि तेरी कमीज कैसे सफेद है मुझसे ज्यादा, सीधी बात है इसकी। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही हैं? प्रीति जी। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ये मिसलीडिंग है, ये गलत है, ये जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। ये कहना कि हम लोग कोई रास्ते पे लड़ाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमने विधानसभा का सत्र बुलाया है। आप प्लीज मुझे मेरी बात करने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। हमने विधानसभा का सत्र बुलाया और सारे विधायक मिलकर तय कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई, जैसे इन्होंने कहा, MHA की नोटिफिकेशन से है, हमारी लड़ाई जंग से नहीं है। आदर्श शास्त्री जी ने अपना एक पर्सनल रिफॉर्म का सजेशन दिया है कि इंपीचमेंट, सारे राज्यों को एक ये इंपीचमेंट का हक होना चाहिए, जो सरकारिया कमीशन ने भी कहा है। आप शुरू से कह रहे हैं कि नजीब जंग से कोई लड़ाई नहीं है। आज मुलाकात करने गए थे और सब लोग यही कह रहे थे, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, शेक हैंड करते हुए निकल रहे, लग रहा था कि दोनों मिल बैठ के सरकार अब आगे चलेगी और आराम से मुद्दा सुलझ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं हुआ। हमारी लड़ाई नहीं प्रीति, आप दोबारा कंफ्यूज कर रही हैं। उस एमएचए ने कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। एमएचए ने बाकायदा क्लेरिफाई किया है, जो पहले का नोटिफिकेशन था उसी को दोबारा उन्होंने फिर से बता दिया कि ये है इसमें। ये दोनों नोटिफिकेशन को आर्टिकल 239 का हवाला दिया है, एनसीटी एक्ट का हवाला दिया है, और आपके ट्रांजिशन बिजनेस रूल का हवाला दिया। प्रीति जी क्या बात कर रही है आप? प्रीति जी उसमें कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ है। आप दोबारा, आप लोग सबसे आदत ही हो गई है झूठ बोलने की। आप लोग इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, और पब्लिक लाइफ में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्रीति जी उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, जो पहले का ये क्लैरिफिकेशन है। अरे प्रीति बहन, आप भी मानती हो, ये आप भी जानती हो, मुझे पता है आपकी पार्टी की वजह से आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, ये आप भी मानती होगी। ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है ये प्रीति बहन, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन है ये क्लैरिफिकेशन। बिल्कुल भी नहीं, आपको ना समझ है पॉलिटिक्स की। अरे मेरे, अरे ओ आपके पास समझ में समझ रहे हो, उनसे बात कर सकते हैं। आपको बॉम्बे में बैठ के मुझे पता है आपको कितनी समझ आ गई है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ऐश्वर्या एक सवाल, क्या राज्य सरकार, क्योंकि जिस तरीके से आदर्श शास्त्री ने जो बात कही, क्या राज्य सरकार राज्यपाल पर महाभियोग की बात कर सकती है? देखिए, इम्पीचमेंट का जो कंसेप्ट है वो ना तो गवर्नर्स के लिए अवेलेबल है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरीज होती हैं, जो दिल्ली है, एक स्पेशल है, यूनियन टेरिटरी पर है यूनियन टेरिटरी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां दिल्ली आता है, जबकि पार्ट 6 में स्टेट्स हैं, वहां पे दिल्ली नहीं आता है। तो यूनियन टेरिटरीज में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रूल होता है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर।
नो डाउट इट हैज टू बी इन द टर्म्स ऑफ द एड एंड एडवाइस, जो मैंडेट है उसके हिसाब से, एड एंड एडवाइस के हिसाब से होना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो हायरार्की है वो क्लियरली ये कहती है कि इट इज प्रेसिडेंट्स रूल थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसमें असेंबली, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फर्स्ट लेवल पे आते हैं, एंड थिंग्स हैव टू बाय एंड लार्ज हैपन ऑन देयर एड एंड एडवाइस, except where the LG is required to act under his discretion. Second hierarchy की second layer में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और थर्ड लेयर, फाइनल लेयर इज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। जहां तक MHA की नोटिफिकेशन का सवाल है, मैं एक बात ये हाईकोर्ट के जजमेंट पे भी कहना चाहूंगी। आपने जो क्वेश्चन रेज किया उसमें यह है कि क्या दिल्ली सरकार को अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा है कि दे आर टेकिंग अ बूस्ट फ्रॉम द दिल्ली हाईकोर्ट ऑब्जर्वेशंस। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का जो केस है दैट इज विद रिगार्ड टू अ स्पेसिफिक कांस्टेबल्स केस, जिस केस में उसकी वाइफ की कंप्लेंट पे किडनैपिंग का केस रजिस्टर करके इवन ACB को कहा था कि यू हैव टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। ये एक दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ गुड लॉ। ऐसे कई केसेस होते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट लॉ इज जब इस तरह एक और फैसला आता है तो वो एक नजीर बन जाता है बाकी मामलों के लिए। एक बात और है, देखिए, फैसला हमेशा उसी चीज के लिए बाइंडिंग होता है जो कोर्ट के सामने है। इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं टेक्निकली दे आर कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डेसाइडेंडी अलग होता है जो बाइंडिंग होता है हमेशा, और ऑबिटर डिक्टा और ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बाय द कोर्ट, बट दोज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट बाइंडिंग बिकॉज देयर हैव नो रेलेवेंस टू द केस एट हैंड। इन माय ओपिनियन जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑबिटर डिक्टा के हैं और वो एक स्पेसिफिक केस के हैं। अगर MHA की नोटिफिकेशन से इनको प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिट्यूशन, रामकृपाल जी ने साफ साफ कहा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आपको कि अगर आप जाइए कोर्ट में जाइए और उसको करेक्ट इंटरप्रिटेशन लेके आइए। Why should this battle be fought on the streets of Delhi? ये नजीर नहीं बनेगा दूसरे मामलों के लिए, आप ये कहना चाह रही हैं? इनफैक्ट ये तो खाली ऑबिटर है, ये इस केस के लिए भी नहीं है। हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन का जो इशू है वो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, नॉट वर्डिक्ट। और अगर ये बिल्कुल भी वर्डिक्ट नजीर बनता है, कभी ऑब्जर्वेशन नहीं बनता। और नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम है तो इट कैन बी चैलेंज। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दैट मैकेनिज्म, प्लीज एक्सरसाइज दैट मैकेनिज्म। सुभाष कश्यप जी अपनी राय इस पर रख दीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार CBI को तोता बोला था, तो तोता जो है वो कोई आपके लिए नजीर नहीं बन गया। ठीक है, सुभाष कश्यप जी मौजूद है, इस पर आप सुभाष जी क्या कहेंगे? आप अपनी राय रख दीजिए इस पर। सुभाष जी आवाज आ रही है अब तक? चलिए चलेंगे सुभाष जी के पास। जी प्रीति कुछ कहना चाह रही थी आप? जी सुभाष जी, बहस हो रही है, आप सुन रहे हैं, मैं इस पर आपकी भी एक राय, आपका भी ओपिनियन चाहूंगी एक संविधान विशेषज्ञ के तौर पर, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे से पूछ रही हैं? जी आप ही से पूछ रही हूँ। हेलो जी सुभाष जी, मेरे से पूछ रही हैं क्या? जी सुभाष जी। हाँ, अभी जो लेडी बोल रही थी उन्होंने मैं नितांत सहमत, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो इस विषय में नहीं था, और जो जज ने कहा वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, और आर्गुमेंट जो बेल के बारे में था वो पूरा हो गया था 20 तारीख को। 21 को ये नोटिफिकेशन आया है, तो जज साहब ने भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने बाय द वे ये ऑब्जर्वेशन कर दी। इसका कुछ रेशियो से लेना देना नहीं है, जो जजमेंट का रेशियो है उसका ये पार्ट नहीं है जी। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है। और जज ने भी ये कहा कि ये संदेहास्पद है, डाउटफुल है, तो वो भी कोई कैटेगोरिकल जजमेंट नहीं है। ठीक है, और जजमेंट इस विषय पर जब होगा तो ठीक है। सुभाष जी रोकना चाहूंगी आपको।